अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में बताया जाएगा। ठीक है, इस पहले आप इस जनन स्वास्थ्य यानी कि इसके पहले आप रिप्रोडक्शन की परिभाषा पढ़े थे, जनन पढ़े थे कि जनन किसे कहते हैं, यह जनन क्या है। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ना है कि उस जनन के फलस्वरूप जो जीव जाति की उत्पत्ति हुई है, उस जीव जाति की उत्पत्ति में स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या क्या स्टेप की जानकारी होनी चाहिए, उसी के विषय में आप अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात इसके पहले आपने जो जनन की परिभाषा पढ़ा है कि सभी जीवधारियों में अपने वंश को अपने समान जीव की उत्पत्ति करने की क्रिया को ही जनन कहते हैं। लेकिन जो जनन की क्रिया हो जाती थी, उस जनन की क्रिया होने के फलस्वरूप जो जीव जाति की उत्पत्ति होती थी, उसके स्वास्थ्य के विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा। अर्थात जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तब वह पुनः अपनी अगली पीढ़ी को बनाए रखेगा, अपने वंश को चलाएगा, और जब उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वह क्या हो जाएगा, उस मर जाएगा। अर्थात यह जनन स्वास्थ्य के विषय में आप जितने भी जीव जंतु हैं, उस जीव जंतुओं में उनके स्वास्थ्य के प्रति अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपको यहाँ इस लेसन में जनन स्वास्थ्य अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो पढ़ना है, यह मनुष्यों के स्वास्थ्य के विषय में आपको पढ़ना है। अर्थात मनुष्य क्यों, जब स्वास्थ्य अवस्था किसे कहेंगे कि अर्थात कि जब उसके सभी अंग, चाहे हाथ का नाक कान मुंह यानी कि पूरे शरीर के सिस्टम जब सही ढंग से कार्य करते हैं, उस ऐसी दशा को, ऐसी अवस्था को हम स्वस्थ अवस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ अब आ गया जनन और स्वास्थ्य। हमने बताया आपको जनन की परिभाषा अलग और स्वास्थ्य की परिभाषा अलग। जनन की परिभाषा हमने बताया कि अपने समान जीव की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। स्वास्थ्य की परिभाषा बताए कि जब मनुष्य के शरीर में कोई ऐसी रोगीली दशाएं नहीं हो पाई जाती हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है या स्वास्थ्य अच्छा है। या यदि व्यक्ति के शरीर के कोई न कोई अंग अगर सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, तब हम कहते हैं कि यह व्यक्ति की रोगीली दशा या रोगीली अवस्था में है, अर्थात इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन अब इस जनन और स्वास्थ्य दोनों में का अध्ययन करना है कि इस जनन और स्वास्थ्य मतलब कि जनन के फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य कैसा है। देखिए, जनन जो है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश को एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक पहुंचा रहे हैं, उस एक दूसरे स्टेज तक पहुंचाने में जो स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को सचेत रहना पड़ेगा। उस जनन की अवस्था में कई स्टेज आते हैं, जैसे अभी आगे आप पढ़ेंगे कि लास्ट स्टेज यौन संचारित रोग। ये सबसे पहले कि इस जनन स्वास्थ्य के फलस्वरूप ये यौन संचारित रोग होते हैं, और यौन संचारित रोग जो होते हैं वह उस जनन स्वास्थ्य के प्रति कम उम्र में शादी विवाह करने के फलस्वरूप तमाम दिक्कतें होती हैं। उसी के विषय में आपको इस जनन स्वास्थ्य से संबंधित पढ़ना है। पहला दिया है कि टॉपिक इसमें पढ़ना है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। इसको कहते हैं, जो अभी जनन स्वास्थ्य में आप पढ़ रहे हैं कि इस जनन स्वास्थ्य में समस्या क्या है, उस समस्या के विषय में पहले आप जानेंगे कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम से संबंधित, और अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या आप रणनीति बना रहे हैं, क्या क्या आपको कार्यनीतियां तैयार करनी है, उसके विषय में आपको जानना है। तो जब समस्या क्या है कि जनन स्वास्थ्य में पहली समस्या है कि उसके शरीर में जो प्यूबर्टी है या मैचुरेशन है, उस स्थिति में यानी कि जो शादी विवाह की अवस्था होती है
वह जब एक लिमिट, जो भारत सरकार ने अपनी लिमिट बनाया है, उस लिमिट के हिसाब से अगर शादी विवाह नहीं होती है तो तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। पहली समस्या क्या है? भोजन की समस्या। जैसे समस्याएं आपकी महत्वपूर्ण 3 हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। समस्याएं आपकी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसमें रोटी कपड़े में पहला रोटी वाले में आ गया आपका भोजन, जिसको हम फूड कहेंगे। ये भोजन भी इस जनन स्वास्थ्य संबंधी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि जैसे ही आपके परिवार में आय कम हो और खर्च अधिक हो जाएंगे तो ये समस्या। हाँ, तो हमने बताया कि पहली समस्या यह हो गई कि भोजन की, यानी कि जितने परिवार का डेवलपमेंट अधिक होगा उतने भोजन की समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और जब उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी तो वो धीरे धीरे ये जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। दूसरा पॉइंट आपको जो कपड़े की बात आपने बताया कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हमने बताया कि जो भोजन की समस्या तो वह जान ही ली कि आपको पर्याप्त भोजन, पर्याप्त आहार नहीं मिल पाएगा। और जब पर्याप्त आहार नहीं मिल पाएगा तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, ठीक है, ये सब कंप्लीट नहीं मिल पाएंगे तो तमाम जनन स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगे ना। तो ये जो है फूड, भोजन पे आधारित हो गया। जो वस्त्र संबंधी समस्या, तमाम जो समस्याओं में ये तीनों हैं। और जब यह कपड़े की समस्या, यानी कि जब परिवार की जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो वस्त्र की समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। जो आवास की समस्या है कि वो आवास की समस्याएं भी क्या हो जाएगी? जितने परिवार अधिक होगा उतने रहने की, मकान की आवश्यकता अधिक होगी। तो इस तरह से यह मेन समस्याएं 3 आपकी हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान। ऐसी समस्याओं के साथ साथ अब ये आपको जनन स्वास्थ्य समस्या, उसी समस्याओं से रिलेटेड ये समस्याएं जनन स्वास्थ्य संबंधी आ जाती हैं कि जब पर्याप्त आहार नहीं मिल पाएगा, संपूर्ण आहार नहीं मिल पाएगा तो ये समस्याएं, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी। फिर एवं कार्यनीतियां, कार्यनीतियां का मतलब कि ऐसी स्थिति में कौन कौन सी आपको कार्यनीतियां तैयार करनी है, उस कार्यनीतियों के विषय में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, कि उसके लिए आपका ये दूसरे पॉइंट में जनसंख्या अस्थायीकरण आ गया कार्यनीति के तौर पर कि जनसंख्या अस्थायीकरण एवं जन्म नियंत्रण। ये क्या करना पड़ेगा कि जनसंख्या अस्थायीकरण, जनसंख्या एवं जन्म नियंत्रण, जो बर्थ कंट्रोल है उस पर क्या करना होगा? नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या या अस्थायीकरण, जनसंख्या को क्या करना है? अस्थायी करना है, लिमिट रोकना है उसको। और उसको रोकने के लिए तमाम प्रकार के जो अस्थायी और अस्थायी विधियां फर्स्ट ईयर में शायद आप लोगों को बताया गया था, नहीं बताया गया? शायद जो है नहीं बताया था। हाँ, इसकी नहीं बताया गया था। इसके लिए अस्थायी जनसंख्या अस्थायीकरण के लिए 2 विधियां होती हैं। एक विधि होती है अस्थायी विधि, और यानी कि परमानेंट मेथड, और एक होता है टेम्पोररी मेथड और अस्थायी विधि। इसको कहते हैं टेम्पोररी मेथड, इसको कहेंगे परमानेंट मेथड्स, और इसको कहेंगे टेम्पोररी मेथड्स। जैसे कहते हैं कि ये अस्थायी विधि जो होती है, परमानेंट की मतलब
कि जब तक जीवधारी जीवित रहेंगे तब तक के लिए उनको अस्थायी रूप से व्यवस्थित कर दिया गया है कि अब इनमें ये रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो अस्थायी विधियां हैं इनको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक वैसेक्टोटॉमी और एक ट्यूबेक्टोटॉमी। इसको कहते हैं पुरुष नसबंदी और इसको कहते हैं स्त्री नसबंदी। कभी कभी देखते हैं कि कुछ परिवार में पुरुष मेहनती होते हैं और स्त्रियां निकम्मी होती हैं। ठीक है, पुरुष जब मेहनती होते हैं और स्त्रियां निकम्मी होती हैं तो वहां क्या होता है, कुछ स्त्रियों में यह ट्यूबेक्टोटॉमी स्त्री नसबंदी होती है ताकि पुरुष मेहनती है तो उसमें अस्थायीकरण की विधियां अगर लागू कर दिया जाएगा तो पुरुष कमा करके खिलाने वाला होता है, मेहनत करने लायक होता है। तो अगर ये ट्यूबेक्टोटॉमी वैसेक्टोटॉमी पुरुष नसबंदी अगर उसका करा दिया जाता है तो वो उतना मेहनत का काम नहीं कर पाएगा और स्त्री निकम्मी है तो दोनों परिवार भूखे मरने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि स्त्री निकम्मी है और पुरुष मेहनती था तो उसका ऑपरेशन यानी पुरुष नसबंदी हो गया। अब वो उतनी भारी वजन वस्तुओं का या मेहनत का काम उतना नहीं कर पाएगा तो क्या हो गया, भोजन के लिए दोनों कर क्या तड़पड़ाने लगेंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि भूखे मरने लगेंगे दोनों दंपति। और इसीलिए भारत सरकार ने दोनों विधियां दोनों के लिए सही कर दिया कि जिसमें स्त्रियां निकम्मी है पुरुष मेहनती है उसमें क्या है कि स्त्री नसबंदी, ताकि वो निकम्मी है तो न निकम्मी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भारी वजन से उठाने कोई मतलब, पुरुष है मेहनती है वो कमा करके खिला देगा। लेकिन कुछ परिवार में ऐसे होते हैं कि स्त्रियां मेहनती होती हैं और पुरुष निकम्मे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अगर ये कई प्रकार का केवल अस्थायीकरण विधि होती तो क्या होता कि दोनों डिस्टर्ब हो जाते, काम गड़बड़ हो जाता। अब पुरुष निकम्मा है और केवल पुरुष ऑपरेशन ही होता, स्त्री ऑपरेशन केवल होता, स्त्री मेहनती हो और पुरुष निकम्मा हो और स्त्री का ऑपरेशन हो जाता। वही स्त्री मेहनती है तो वो भारी वजन या मेहनत करके परिवार का जीवन यापन कर रही है, अगर उसका ऑपरेशन हो गया तो अब उतना वजन या उतना मेहनत का कार्य नहीं कर पाएगी, जिससे उनके परिवार में क्या हो जाएगा, भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ये दोनों व्यवस्थाओं को देखते हुए भारत सरकार ने ये जनसंख्या अस्थायीकरण की ऐसी दोनों विधियां ये अस्थायी में इस अस्थायी विधियों में दोनों को तैयार कर दिया है ताकि जो है पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी दोनों की व्यवस्था हो गई है और ये व्यवस्था अपन जीवन भर आजीवन चलता रहेगा। जिसको हो गया वो लाइफ टाइम हमेशा के लिए अस्थायी रूप से वो अपना इनमें क्रियान्वयन हो गया। उसके बाद जो अस्थायी विधियां हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग अस्थायी विधियों में डरते हैं। ये डरते हैं कि जैसे हमने कहा कि जैसे जो है आप लोग पढ़े होंगे कहीं कहीं लिखा होता है रैली निकालने में कि हम दो हमारे दो,
तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक पुत्र हो और एक डॉटर हो और एक माता पिता हो, इनके दो संतान, यानी कि हम दो और हमारे दो, ये जो स्लोगन होता है इसके तहत ऐसा। इसके तहत कुछ लोग ये डरते हैं कि अगर दो हैं और समस्या हो गई कि संयोग से कोई आफत विपत आ गया, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता, जिसके साथ जो लिखा होगा वो तो हो के रहेगा। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि यह हमने जो स्लोगन है हम दो हमारे दो, ये प्रक्रिया अगर ऐसे है और अस्थाई विधि हमने कर दिया, ये दोनों में से कोई ना कोई व्यवस्था लागू कर लिया और खुदा न खास्ता इसमें कोई समस्या आ गई, तो फिर क्या हो जाता है कि वह हमेशा के लिए वो स्थिति ये जान ही रहे, अस्थाई लिखा हुआ है, परमानेंट, तो फिर वो समस्याएं, फिर दिक्कत आ, वो हमेशा के लिए वो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो अस्थाई विधियाँ, इसी को देखते हुए कुछ लोग डरते हैं कि ना ये भाई ठीक ना है बात, भाई ये ठीक हुआ। तो इस अवस्था में अस्थाई विधियों में तमाम दवाओं का, तमाम उपकरणों का प्रयोग है। आपकी किताब में दिया है कि जैसे जो है तमाम सेप्टिक गोलियां होती हैं, तमाम ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कॉपर-टी होता है, या स्वास्थ्य केंद्रों पर आप लोगों ने देखा होगा कि माला, डी-माला, यानी तमाम प्रकार के जो है ये सेप्टिक गोलियां होती हैं। इन सब के उपयोग से अस्थाई विधि या टेम्पोररी मेथड्स को रोका जा सकता है, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से फिर जो है ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो भी सकता है ऐसे में। लेकिन ऐसे में क्या होता है, अस्थाई विधियों में फिर होता है, लेकिन इसमें भी व्यवस्थाएं फिर बदलनी पड़ती है, यह फिर खर्चीला हो जाता है। ठीक है, और खर्चीला, मान लीजिए कोई परिवार में व्यय आय बहुत हल्का हो, तो वो और उसके साथ ऐसी घटना हो गई हो, तो ये खर्चीले वाले से क्या नहीं कर पाएगा फिर, है ना। तो इसलिए जो है दोनों उपाय है, दोनों के लिए भारत सरकार ने जनसंख्या अस्थायीकरण के लिए ये कार्यनीति बता दिया है, एवं उसके साथ साथ इस समस्या को दूर करने के लिए जो है जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, उस समस्याओं को दूर करने के लिए अस्थायीकरण के साथ साथ एक और मेथड्स यहाँ आ गया, एवं जन्म नियंत्रण। एवं जन्म नियंत्रण का मतलब कि बर्थ कंट्रोल, जन्म पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक है, और जन्म नियंत्रण कैसे करेंगे कि जब इन अस्थायी और अस्थायी विधियों का उपयोग करेंगे तभी ये जन्म पर नियंत्रण हो पाएगा, अन्यथा फिर क्या हो जाएगा कि यह देखते हुए क्या हो जाएंगे कि एक परिवार में दो हम तो हमारे दो का स्लोगन जो लिखा गया है, उसके साथ साथ उस संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। कहेंगे और बेटी हुआ होती है तो बेटा हुआ बहना है भैरवा, जाओ आपकी कहीं जाना भगवान बैठा हुआ दे जाए, तो फिर बेटी हुआ हो गए, फिर कहेंगे आपकी वो बेटी हुआ हो गए, अब बेटा हुआ बहना आए भैरवा। फिर उसका इंतजार करते करते पता चला कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते गए, और ये एक स्थिति ऐसी हो गई कि ये समस्या घनघोर हो गया, ये घनघोर समस्याएं हो गई। आप जानते हैं कि बहुत छोटी छोटी फुंसियाँ ही बहुत बड़े कैंसर का रूप धारण करेंगी, है ना। तो एक एक जो समस्याएं हो रही है वह क्या हो रही है, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, और जब बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपके पास कोई कार्यनीति बचेगी नहीं कि कौन सी कार्यनीति हम लागू करें कि ऐसी समस्याओं से हम झेल लें। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा कैंसर बन जाएगा, और जब बहुत बड़ा कैंसर हो जाएगा तब
यानी कि अर्थात वो कौन सा कैंसर बनेगा कि व्यक्ति भूखमरी के कगार पे आ जाएगा, और भूखमरी के कगार पे आ जाएगा तो जब उतने बच्चों की संख्या हो जाएगी तो उनकी भी शादी विवाह सही ढंग से आदमी नहीं कर पाएगा, सही जगह पे नहीं कर पाएगा, और जब सही जगह पे नहीं कर पाएगा तो उस परिवार का भरण पोषण फिर वह नहीं कर पाएगा, और जब वो भरण पोषण नहीं कर पाएगा तो वह उसका परिवार यानी कि पति पत्नी का जीवन यापन फिर क्या हो जाएगा, कष्टमय होगा, और फिर जब कष्टमय होगा तो फिर जनन स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, गड़बड़ होगा, और उस जनन स्वास्थ्य संबंधी फिर रोग होंगे, और रोग जब होंगे तो पता चला कि स्त्री के ऊपर ही या उस स्त्री के बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और जब उस पर प्रभाव पड़ेगा तो फिर ये सब स्थिति ऐसे डैमेज हो जाएंगे और यही सब जो जनन स्वास्थ्य संबंधी रोग होंगे। फिर यहाँ लिखा यौन संचालित रोग। यौन संचालित रोग का मतलब कि उस यौन संचालित रोग जो होंगे जनन स्वास्थ्य संबंधित कि कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो पुरुष में या स्त्रियों में यौन से संबंधित रोग होते हैं, जैसे गोनोरिया, गोनेरिया रोग हुआ। ये सब रोग ऐसे होंगे कि उनके जनांगों को प्रभावित करते हैं, जिससे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, और उनके बच्चों पर जब प्रभाव पड़ेगा तो फिर वह बच्चे अगली पीढ़ियों में भी प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार से यह यौन संचालित रोग भी है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य समस्या हो गई, जनन संख्या स्थायीकरण की विधि जानेंगे, जन नियंत्रण पर कंट्रोल करना सबका दायित्व है। फिर एक हेडिंग ये बच गया सगर्भता चिकित्सीय समापन। घंटी रही है। सगर्भता चिकित्सीय समापन का मतलब होता है कि गर्भ अवस्था में ही चिकित्सकीय विधियों द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के समापन कोई सगर्भता चिकित्सीय समापन ही कहते हैं। ठीक है।